अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 9th क्लास बायोलॉजी से लेक्चर 8 जो कि है राइबोसोम्स, और साथ में हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए चलते हैं अपने लेसन की तरफ। राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं। ठीक है, दोनों सेल्स में मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस होता है। तो इन दोनों सेल्स के अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम जो हैं ये अक्रंस इनकी हम देखेंगे सेल के अंदर कहाँ मौजूद होते हैं। देखिए, ये फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म दो कंडीशंस में पाए जाते हैं। ठीक है, या तो ये साइटोप्लाज्म में आज़ादाना मूव कर रहे होते हैं कहीं पर, और या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। दो कंडीशंस में रहते हैं, या तो ये फ्रीली जो है ना साइटोप्लाज्म में कहीं भी मूव कर रहे होंगे। यानी कि इस तरह से आप देखें, अगर ये सेल है और ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे आपको इस डॉट्स की शक्ल में फ्रीली नज़र आएंगे, या तो ये फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर इसके साथ अगर हम देखें, या फिर ये आपको जो ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इस तरह से अटैच होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर्स पे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये जो है ना टेनी ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे जैसे ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर आपको ये नज़र आ रहा है। इसी तरह से किस किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से और राइबोसोमल आरएनए से। जितने अमाउंट में प्रोटीन होगी उतने ही अमाउंट में राइबोसोमल आरएनए होगा। इक्वल अमाउंट होती है प्रोटीन्स की और राइबोसोमल आरएनए की, और प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए मिलकर राइबोसोम्स बना देते हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेन से बॉन्डेड नहीं होते, यानी कि इनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। और कहाँ कहाँ फाइंड होते हैं, ये पाए जाते हैं, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में भी मौजूद होते हैं। लेकिन देखें, जो यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स होते हैं ना, वो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके राइबोसोम से थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनका काम क्या होता है, फंक्शन की तरफ जाएंगे। इनका सबसे अहम रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन को बनाने में अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सेल प्रोटीन जो होती है ना ये हमारे सेल के लिए बहुत अहम होती हैं। प्रोटीन हमारे सेल के लिए क्यों अहम होती हैं? क्योंकि ये एक ऐसी अमाउंट है जो कि हमें बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए, ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए। जैसे कि हमारे सेल का अगर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का अगर ड्राई वेट आप देखेंगे ना, तो ड्राई वेट जो 50% है वो तो प्रोटीन्स हैं। ठीक है, कितने परसेंट है? ऑलमोस्ट 50% ड्राई वेट प्रोटीन है। ड्राई वेट का मतलब ये है कि अगर बॉडी में से पानी की क्वांटिटी को निकाल दिया जाए, उसमें से बाकी जितनी भी चीज़ें बचेंगी जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, तो उनमें से 50% प्रोटीन मौजूद होगी, और इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 50% है तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में मौजूद है। तो अगर जाहिर सी बात है हमें फिर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट में चाहिए, अगर प्रोटीन को राइबोसोम्स बना रहे हैं और प्रोटीन हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए, फिर इसका मतलब है कि हमें राइबोसोम्स भी तो लार्ज अमाउंट में चाहिए, क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन को बना रहे हैं, और अगर राइबोसोम्स ज़्यादा होंगे तो फिर प्रोटीन ज़्यादा बनेगी। जब जो है ये राइबोसोम्स काम नहीं कर रहे होते, इस वक्त जो है ना ये नॉट वर्किंग टाइम पे डिसेंबल्स हो जाते हैं टू स्मॉलर यूनिट्स, छोटे स्मॉलर यूनिट्स में, जैसे कि आपको इसके स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है। ये स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है ये जो है वो लार्जर सब यूनिट है, और ये जो नीचे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये स्मॉलर सब यूनिट है। ये इस कंडीशन में तभी आते हैं जब ये नॉट वर्किंग टाइम पे होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कि ये सेल का पावर हाउस है। पावर हाउस क्यों है? क्योंकि ये सेल को एनर्जी जनरेट करके देता है एटीपी की शक्ल में। किसकी शक्ल में? एटीपी की शक्ल में ये सेल को एनर्जी जनरेट करके दे रहा होता है। अच्छा जी, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिया, यानी कि जिसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल लेयर वाली है, जैसे आप देख सकते हैं। ये है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। इसकी एक ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये आपको इसके अनफोल्डिंग बने हुए इंटरनल लेयर्स भी नज़र आ रही है।
ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस होती है ना वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती, वो यूकेरियोटिक सेल में होती है। ठीक है, तो ये तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो यूकेरियोटिक सेल्स में होगी, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होगी। इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होती है। आप देख सकते हैं कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है ये बिल्कुल स्मूथ लेयर है। ठीक है, लेकिन इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है ये वो ना अंदर की तरफ फोल्डिंग्स, यहाँ पर जो फोल्डिंग का हिस्सा है ना, अंदर जो फोल्डिंग हुई हुई है उसको हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। ठीक है, क्रिस्टी देखो आपने देखा है कि इंटरनल मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ टर्न हुई है ना तो ये सरफेस एरिया बढ़ रहा है। यहाँ से अगर ये स्मूथ है ना तो स्मूथ का सिर्फ इतना सा सरफेस एरिया, अगर ये यहाँ से फोल्डिंग बना लेगी ना, अगर ये फोल्डिंग बन जाए तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही वजह है कि जब ये अंदर की तरफ फोल्डिंग बन जाती है ना इनर मेम्ब्रेन की, तो इससे ये होता है कि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये सरफेस एरिया वो वाला एरिया होता है जहाँ पर रिएक्शन होना होता है। कौन सा रिएक्शन होना होता है? यहाँ पर जो है ना वो जो है ना एटीपी का रिएक्शन होता है, उससे हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है, इसीलिए तो इसको हम पावर हाउस भी कहते हैं। तो रिएक्शन के लिए ये सरफेस एरिया इसको चाहिए। जब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ये वाला उतनी ज़्यादा जो है ना रिएक्शन हो पाएगा, और जितना ज़्यादा रिएक्शन हो पाएगा उतनी ज़्यादा ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो एनर्जी जनरेट कर पाएगा। इसलिए इसका इंटरनल मेम्ब्रेन जो होती है ना वो फोल्डिंग्स बनाती है। अच्छा जी, उसके अलावा इसके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है ना वो अपना डीएनए होता है और अपने ही राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन इनके जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो बैक्टीरियल राइबोसोम्स से रिजेंबल करते हैं, सेल के जो है ना राइबोसोम्स की तरह नहीं होते। क्योंकि सेल के राइबोसोम्स मैंने आपको बताया था, जो यूकेरियोटिक सेल के राइबोसोम्स होते हैं ना वो ज़रा लार्जर साइज़ के होते हैं। जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स हैं ये स्मॉलर होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ना वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक सेल का हिस्सा है, सेल की ऑर्गेनेली है, तो इसके अंदर जो राइबोसोम्स होंगे वो स्मॉलर साइज के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमें जो है ना वो ग्लूकोज अगर है, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है और साथ में अगर हमें ऑक्सीजन भी मिल रही है तो ये ग्लूकोज ब्रेकअप हो जाता है और हमें मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, साथ में जो है ना वो वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और साथ में एटीपी की शक्ल में बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। तो इस तरह से ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन होगी और हमने इसकी क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है। इसी तरह इसी रिएक्शन के दौरान एनर्जी मिली है तो इसलिए हम इसको एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर कहते हैं। इसकी आउटर मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं, इनर मेम्ब्रेन है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, जो आपको इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक मैट्रिक्स नज़र आ रहा है तो उसके अंदर जो है ना वो राइबोसोम्स वगैरह मौजूद होते हैं, और ये आपको नज़र आ रहा होगा जो इनर मेम्ब्रेन का बढ़ा हुआ हिस्सा है उसको हम क्रिस्टी का नाम दे देते हैं। मज़ीद वीडियोज़ और लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल सैयद टीचर। शुक्रिया।